हाय एवरीबॉडी, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द क्लास। आई होप कि आप लेक्चर 1 देख के आए होंगे एंड आपको समझ में आया होगा। अगर आपने नहीं देखा, आप सबसे पहले ये लेक्चर देख रहे हो तो प्लीज़ गो एंड कमेंट सेक्शन पे मैंने पिन कर रखा है, आप वहाँ पे जाके लेक्चर नंबर 1 देख के आओ। क्योंकि लेक्चर नंबर 1 नहीं देख के आओगे तो लेक्चर नंबर 2 समझ में नहीं आएगा एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्टार्ट से स्टार्ट करो, बीच में जंप मत करो। तो अभी एक ही लेक्चर हमारा हुआ है, जस्ट गो एंड उस लेक्चर को देख के आओ। 2x पे भी देखोगे तो 10 मिनट में निपट जाएगा क्योंकि 20 मिनट का ही लेक्चर है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 2 विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेकिन उसके पहले हमने सॉरी उसके पहले हमने पहली क्लास में क्या पढ़ा उसका हम क्विक रिवीजन करते हैं। तो आप अपनी नोटबुक खोल के रखना एंड साथ ही साथ आप खुद से भी अपने दिमाग में दोहराते रहो कि कल आपने क्या पढ़ा था। हमने कल सबसे पहले पढ़ा था, हमने बोला था कि जैसे एक घर होता है, एक घर में उसका बिल्डिंग ब्लॉक ईंट होती है, वैसे ही एक लाइफ फॉर्म जो होती है उसकी बिल्डिंग ब्लॉक होती है सेल। हमने बोला सेल, बहुत सारे सेल मिलके बनाते हैं टिश्यू एंड फिर हमने बोला टिश्यूज से बनते हैं ऑर्गन और ऑर्गन से बनते हैं ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ये बस रिवीजन है तो राइटिंग पे मत जाना। तो हमने ये बात करी। उसके बाद हमने बोला कि जो सेल होते हैं ये नंबर्स के बेसिस पे या तो यूनिसेल्युलर होते हैं या फिर मल्टी होते हैं। अब मुझे ये बताओ, आप खुद रोक के बताओ या खुद सोचो कि यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल क्या थे और मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल क्या थे। मैंने आपको बोला था कि एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो एग्जाम्पल याद रखना। इसके एग्जाम्पल हमने पढ़े थे बैक्टीरिया, ईस्ट, पैरामीशियम। और इसके एग्जाम्पल सब कुछ, चाहे वो फिश हो, बर्ड हो, ह्यूमंस हो। प्लांट्स में कुछ कुछ एग्जाम एक्सेप्शन होते हैं, बट एक्सेप्शन आपको अभी ध्यान नहीं रखने, आपकी बुक में दिए भी नहीं है, 11th में जाके आप पढ़ोगे। तो वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं। देन हमने बात करी थी डिस्कवरी की। तो हमने बोला था कि डिस्कवरी पे सबसे पहले आए थे रॉबर्ट हुक। मैं शॉर्ट पे लिख रही हूँ, इन 1665 रॉबर्ट हुक आए थे। हमने बोला था इन्होंने पहला सेल देखा था जो कि जो ओक ट्री था उसकी कॉक सेल्स को इन्होंने ऑब्जर्व किया था। उसमें एक चीज मैं ऐड करवाना भूल गई, इन्होंने खुद से माइक्रोस्कोप बनाया था। उसमें उसका जो मैग्निफिकेशन था, जो उसकी मैग्नीफाई करने की पावर थी, वो थी 200 टू 300x। प्लीज आप इसको अपने नोटबुक पे, जहाँ पे आपने नोट्स कल रॉबर्ट हुक वाले बनाए थे, वहां पे मेंशन कर लेना। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए थे एंटोनी वॉन ल्यूवन हुक। तो हमने बोला था इन्होंने पहला लिविंग सेल देखा था पॉन्ड वाटर पे। इन्होंने जब उसको ऑब्जर्व किया तो उस पे उन्होंने देखा कि पहला लिविंग सेल, जिन्होंने उनको सेल्स को इन्होंने क्या बोला, एनिमल क्यूल्स। उसके बाद आते हैं रॉबर्ट ब्राउन। हमने बोला कि इन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था और न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ सेल। हम कल वाली क्लास में न्यूक्लियस पढ़ेंगे, आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सेल और उसके सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ने वाले हैं। बट न्यूक्लियस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आज की क्लास में भी थोड़ा बहुत बेसिक हम उसका देखेंगे जब स्ट्रक्चर बनाएंगे। हमने बोला था रॉबर्ट ब्राउन। एंड देन हमने फिर और दो साइंटिस्ट, तीन साइंटिस्ट पढ़े थे एक्चुअली। तो हमने पढ़ी थी सेल थ्योरी। हमने क्या पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी सेल थ्योरी। हमने बोला था सेल थ्योरी में दो साइंटिस्ट थे, एक तो मैथियस चिल्ड्रन और एक थे थ्योडर स्वान। हमने बोला था ये जर्मन बॉटनिस्ट थे, ये जर्मन जूलॉजिस्ट थे। दोनों ही जर्मन जर्मन थे, बस ये बॉटनिस्ट थे, ये जूलॉजिस्ट थे। अब ये बॉटनिस्ट थे तो इन्होंने बहुत सारे प्लांट ऑब्जर्व करे। बहुत सारे प्लांट को ऑब्जर्व करने के बाद इन्होंने देखा कि यार हर प्लांट में सेल होती है। देन इन्होंने देखा कि एनिमल्स जो होते हैं उनके पास एक थिन लेयर होती है जिसको इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला, जो आज हम पढ़ेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन बोथ आर सेम, मतलब सेम, सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और दूसरा इन्होंने एनिमल्स को देखा कि एनिमल्स जैसे प्लांट्स के पास सेल है, एनिमल्स के पास भी सेल हैं। तो इन दोनों ने फॉर्मुलेट करी सेल थ्योरी। बट इनका ड्रॉबैक था, क्या था, कि ये दोनों ही नहीं बता पाए कि नए सेल्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं। तो उसके बाद एक नई एंट्री होती है नए साइंटिस्ट की, जो कि है रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने सेल थ्योरी को फाइनल शेप दिया। इन्होंने बोला ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। इसका मतलब है जो नए सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल जब डिवाइड करती हैं उससे फॉर्म होते हैं। फाइनल हमने इतना कल पढ़ा था एंड आई होप कि आपको ये याद हो। नहीं याद है तो अभी एक बार मैंने रिवीजन करा दिया। ऐसे ही हम हर क्लास के जब नई क्लास स्टार्ट करेंगे पहले दिन का थोड़ा रिवाइज करेंगे। आप भी पढ़ के आना, मैं भी गारंटी लेती हूँ कि मैं ट्राई करूंगी आपको क्लास में ही चीजें याद हो जाएं, लेकिन थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल। मैं इसको इरेज करती हूँ, आई डोंट हैव अ डस्टर, तो किसी कपड़े से साफ करती हूँ एंड फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अपनी एक कॉपी लेके बैठो और
हो सके तो कुछ ड्राइंग वाला पेज है तो वो ले लो, बाद में स्टिक कर लेना और उस पे बनाओ। मैं भी आपके साथ ही डायग्राम बना रही हूँ, पहले से बना के नहीं लाऊंगी। अब देखो डायग्राम पे इतना डिटेल में मत जाना, बट द थिंग इज कि हम लोग अभी जितना भी इसके आगे पढ़ने वाले हैं उसका एक समरी टाइप्स पहले ले लेते हैं कि क्या है, फिर आगे पढ़ना हमारे लिए इजी रहेगा। अब हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होता है जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। आपकी नई एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर ऑफ सेल के अंदर दो टॉपिक दिए हैं, एक तो है सेल मेम्ब्रेन और एक है सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन को समझने में थोड़ा टाइम लगाएंगे क्योंकि उसके अंदर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी है एंड थोड़ा अच्छे से हम उसको पढ़ेंगे। देखो इसके एग्जाम्पल बिफोर हम ये पूरा स्ट्रक्चर ऑफ सेल बनाते हैं मैं आपको समझाती हूँ कि क्या क्यों सेल तो छोटू सा होता है उसका भी स्ट्रक्चर, तो यस। सो जैसे आप इसका एग्जाम्पल लो, आपका एक स्कूल है एंड वहाँ पे प्रिंसिपल है और आपके गेट कीपर है, आपका क्लीनिंग स्टाफ, आपका क्लीनिंग जो स्टाफ होता है वो है, आपके टीचर्स हैं, देन आपके फीस काउंटर में कोई बैठता होगा, डायरेक्टर कोई होता होगा। अगर ये अलग अलग रोल्स नहीं होते और एक ही इंसान होता, वो प्रिंसिपल भी होता, वो टीचर भी होता, वो आपकी सफाई भी करता, वो गेट कीपिंग भी करता, वो आपका डायरेक्टर भी होता, वो आपकी फीस फीस भी जमा करता, तो क्या स्कूल चल पाता? नो, राइट? तो वैसा ही सेल है। सेल इस आप मेरे साथ बनाते भी रहो। तो ये है एक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप इसको समझो अपने स्कूल या कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड, गेट कीपर। दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। एंड आप इसको समझो आपके स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड। क्यों, बाद में बताती हूँ। अभी आप ये समझ लो कि ये हमारे स्कूल या कॉलेज के गेट कीपर हैं। देन इसके बाहर पे होती है डायग्राम, तो मेरे वाह माशाल्लाह चलो तुम समझ जाना बस, इसलिए मैं तुम्हारे साथ साथ बना रही हूँ, ठीक है। अपनी नोटबुक लो और खुद भी बनाना स्टार्ट करो, टाइम वेस्ट मत करो। ये है आपकी सेल वॉल, ये है आपकी सेल वॉल, ठीक है। देन हम इसके अंदर बनाते हैं अब ऑर्गेनेल्स, ठीक है। देखो इसके अंदर बहुत सारा फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जेली आप समझ सकते हो। तो ये अंदर पूरा जो एरिया है वो है आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में बेसिकली जितनी भी सेल्यूलर एक्टिविटीज होती है, जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो इधर ही पड़े रहते हैं, इट्स लाइक अ कंपार्टमेंट, ठीक है। अब सबसे स्कूल में क्या होता है, सबसे ऊपर प्रिंसिपल, ब्रेन ऑफ स्कूल, जो चलाता है स्कूल को, क्या चल रहा है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो वैसे ही सेल का जो ब्रेन होता है वो होता है, हमने कल भी पढ़ा था जब हमने रॉबर्ट ब्राउन की डिस्कवरी के बारे में पढ़ा था, वो होता है आपका न्यूक्लियस, ठीक है। ये न्यूक्लियस होता है। दिस इज, मेरा बोर्ड बहुत हिल रहा है। दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर पे पड़ा होता है बहुत सारा ऐसे इस फॉर्म में डीएनए, ओके। अब देखो दो चीज याद रखनी है, एक तो है क्रोमेटिन और दूसरा है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। क्रोमेटिन क्या है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलके क्रोमेटिन बनाते हैं। क्रोमेटिन आर लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो इसके अंदर ऐसे पड़े रहते हैं। देन जब सेल डिवाइड होता है तो ये जो क्रोमेटिन होता है ये कंडेंस होके बनाता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो आपके पास भी 46 पेयर्स होंगे, मेरे पास भी 46 पेयर्स हैं। अब मेरे पास तो हैं, तुम्हारे पास हैं कि नहीं आई डोंट नो तो अब देखो, जब 20 हम जैसे हैं, जैसे मैं हूं, 23 क्रोमोसोम मम्मी से आए, 23 क्रोमोसोम पापा से आए। तो उनके कुछ कुछ ट्रेड्स, जैसे बोलते हैं ना कि इसकी नाक अपने पापा पे गई है, इसके होंठ अपने मम्मी पे गए हैं, अरे इसका जैसे मेरा तिल है मेरी मम्मी का भी तिल है। तो ये जो थोड़े थोड़े जेनेटिक ट्रेड्स होते हैं तो वो आपके जो क्रोमोसोम से ही आते हैं। तो इट्स लाइक अ ब्रेन ऑफ सेल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके। उसके बाद यहाँ पे हम बना देते हैं, बताओ ये क्या है अगर तुमको पता हो तो। ये है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ओके। यहाँ पे कुछ अगर राइबोसोम अगर ये स्मूथ है, यहाँ पे कुछ राइबोसोम नहीं लगे हैं तो इस स्मूथ प्लाज्मिक, इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अगर यहाँ पे ये जो लगे हैं ये हैं राइबोसोम्स। ये क्या है, ये है राइबोसोम्स। फिर आते हैं आपके गोल्जी बना देते हैं, चलो। ये है आपकी
गोल्जी अपरेटस, गोल्जी बॉडी क्या है? गोल्जी बॉडी। फिर हम बना देते हैं इसके अंदर लाइसोसोम। लाइसोसोम इज सुसाइडल बैग ऑफ सेल, इसको बोलते हैं लाइसोसोम। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर तुम्हें बॉटनी में कुछ पता है कि नहीं है पता है, एक चीज तो सबको ही पता होती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। तो वो बनाना कैसे भूल गए हम? कुछ ऐसे 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 करके हम इसको बना देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज पावर हाउस ऑफ सेल विच इज माइटोकॉन्ड्रिया। सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, मुझसे लिखा नहीं जा रहा है क्योंकि मेरा बोर्ड बहुत हिल रहा है। अब इसमें कुछ और चीजें रह गई हैं। इस पे रह गए हैं आपके क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगी, है ना? तो ये है आपके क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है? ये है आपका क्लोरोप्लास्ट। अब देखो ये जो है ये सेल वॉल हो गई। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, सेल वॉल जो होती है ये सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होती। अब आप बोलोगे दीदी ऐसा क्यों? सेल तो प्लांट के पास भी होता है, एनिमल के पास भी होता है, तो सेल वॉल दोनों के पास क्यों नहीं होती? तो इसका आंसर है, जो प्लांट्स होते हैं वो एक ही जगह पे खड़े रहते हैं, वो हिल नहीं सकते। तुमने देखा है कभी किसी प्लांट को ऐसे चलो टहल के आते हैं बोलना, नहीं हिलते, राइट? तो इसलिए उनकी जो सेल वॉल होती है वो नॉन लिविंग रिजिड होती है। वो सेल को शेप तो प्रोवाइड करवाती ही है, एट द सेम टाइम वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है, जो भी मैकेनिकल स्ट्रेस होता है उन सब चीजों से, और कोई अनवांटेड बाहर से मैक्रोमोलिक्यूल अंदर आना चाह रहा है उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। उसके साथ ही एनिमल्स के पास नहीं होती, क्योंकि एनिमल्स घूमते फिरते रहते हैं, उनके सेल की शेप भी थोड़े चेंज हो जाती है, जैसे व्हाइट ब्लड सेल। एंड उसके साथ ही एनिमल्स को, अगर एनिमल्स के पास सेल वॉल होगी तो वो स्टिफ हो जाएंगे, जैसे प्लांट्स खड़े रहते हैं वैसे ही खड़े रहेंगे, तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं, इसलिए एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होती है। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये यूनिवर्सल है, ये सबके पास होती है, साइटोप्लाज्म भी होता ही है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। न्यूक्लियस मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस इज ब्रेन ऑफ सेल, एंड इसके अंदर पे ये जो होता है वो डीएनए होता है। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलकर क्रोमेटिन बनाता है, ऐसे थ्रेड लाइक फॉर्म पे रहता है। एंड जब सेल डिवाइड हो रहा होता है उस टाइम पे ये क्रोमेटिन कंडेंस होके क्रोमोसोम बना देता है। उसके बाद आते हैं राइबोसोम। राइबोसोम्स जो होते हैं ये बनाते हैं प्रोटीन, इस चीज को आप याद रखना। इन्होंने जो प्रोटीन बनाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा। फिर गोल्जी क्या करेगी? उस जो जो प्रोटीन इधर से आया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, उसको मॉडिफाई करती है, उसको पैक करती है इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल्स, और उसके बाद ये गोल्जी क्या करेगी? उसको डेस्टिनेशन पे भेज देगी। तो यही इन सबके फीचर्स हैं। एंड साइटोप्लाज्म में जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं वो यहाँ टेक प्लेस करती हैं। क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होती है, यहाँ खाना बनता है प्लांट के लिए। सो दिस इज कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल। आई नो ये बहुत रफली रफली मैंने बना रखा है, लेकिन तुम भी बना लेना, तुम्हारी ड्राइंग अच्छी होगी तो और अच्छे से बनाओगे। अब जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आप माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर फिर से देखोगे, आप न्यूक्लियस का अच्छे से स्ट्रक्चर देखोगे, जहाँ पे आपको न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर पोर, ये सारी चीजें दिखेंगी। तो बाद में आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हो कि न्यूक्लियस आपको प्रॉपर वैसा ही बनाना है, माइटोकॉन्ड्रिया वैसा ही बनाना है। वैसे तो अब तुम बड़े बच्चे हो गए हो, 8 तक का तुम छोटे बच्चे थे, अब तुम 9th में आ गए हो तो तुम बड़े बच्चे हो गए हो, अब तुम्हें कोई नहीं बोल रहा स्ट्रक्चर ऑफ सेल बनाने को। बट कभी कोई टीचर को तुम पे दया आ जाए कि सोचे कि यार बच्चा ही है, अभी अभी तो स्पून फीडिंग से यहाँ पे आ रखा है जहाँ पे इसको खुद से पढ़ना है, तो चलो दे देते हैं, थोड़ा नंबर स्कोर कर ले तो आना चाहिए, इतना टफ है नहीं, आराम से बना लोगे, राइट? चलो अब हम पढ़ते हैं जो कि है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड इट्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक। यहाँ से आपका थोड़ा ध्यान लगाना स्टार्ट करना। अगर आपको लिखना है तो मैं साइड हो रही हूँ, आप देख के यहाँ पे स्क्रीन रोक के लिख लो, लेकिन उसके पहले आप सुन लो। तो पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये एक यूनिवर्सल फीचर है सेल का, जो कि सही बात है। मैंने आपको जैसे बोला कि जैसे सेल वॉल होती है, सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि प्लांट्स मूव नहीं कर पाते, तो उनको उनके शेप को मेंटेन रखने के लिए और उनको मैकेनिकल स्ट्रेस से प्रोटेक्शन देने के लिए वो एक नॉन लिविंग रिजिड वॉल होती है। और एनिमल सेल, अगर हम में सेल वॉल हो जाएगी तो हम स्टिफ रह जाएंगे, हम हिल डुल नहीं पाएंगे, प्लांट्स के जैसे हो जाएंगे, तो इसलिए हमारे पास सेल वॉल नहीं होती। सेल मेम्ब्रेन यूनिवर्सल है, वो प्लांट सेल में भी होती है, एनिमल सेल में भी होती है। सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है थिन बाउंड्री दैट सराउंड अ सेल एंड प्रोटेक्ट इट्स कंटेंट। इसको आप ऐसे समझो, आप हो, आपके घर है, आपके घर में अगर चार दीवारी ना हो तो आपका, आप प्रोटेक्ट कैसे रहोगे? आपका जो घर का सामान है वो कैसे प्रोटेक्ट रहेगा? कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, कोई भी आपका सामान उठा के लेके जा सकता है। तो इसको वैसे ही समझो, एक सेल है, उसके ऊपर एक थिन बाउंड्री है, सो दैट जो सेल का कंटेंट है वो सेफ रहे। वो खुद को सराउंड कर लेते हैं थिन बाउंड्री से, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहे हैं।
उसके साथ ही एक पॉइंट तो मैं इसमें लिखना ही भूल गई, यहां पे लिख देती हूं। ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। ये क्या होती है? ये होती है सेलेक्टिवली परमिएबल। ये देखेगी किसको अंदर आना है और किसको अंदर नहीं आना है। ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कैसे भूल गई मैं लिखना, टफर। तो ये होती है सेलेक्टिवली परमिएबल। ये डिसाइड करेगी किसको अंदर आना है, किसको नहीं आना है, किसको बाहर पे ही रोकना है। आपका सिक्योरिटी गार्ड समझ लो, जो डिसाइड करेगा अच्छा तुम जाने पहचाने लग रहे हो, तुम आ जाओ अंदर, तुम तो पहली बार इस सोसाइटी में दिख रहे हो, बाहर निकलो। तो वैसा ही इसका कुछ रोल होता है। उसके बाद मैंने थर्ड पॉइंट लिखा है, इट हेल्प सेल टू कम्युनिकेट विद सराउंडिंग एंड नेबरिंग सेल्स। यस, जो हमारी इस पॉइंट को फिर समझेंगे, पहले मैं इसको नीचे का समझा देती हूँ। और ये है इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करो, ठीक है, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में अच्छे से हाईलाइट करा है कि आपका जो स्ट्रक्चर होता है कितना थिन होता है। देखो 7 to 10 नैनोमीटर, अगर आप 1 नैनोमीटर को देखोगे तो ये 0.1 भी नहीं है, 0.00000, 5 बार जीरो उसके बाद 1। तो आप देख सकते हो कितनी थिन है ये, कितनी थिन है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये आप इसका स्ट्रक्चर याद रखना कि एक्सट्रीमली थिन होती है। उसके बाद इसका कंपोजिशन, ये किस चीज की बनी होती है, तो ये बनी होती है लिपिड की और प्रोटीन की। लिपिड में भी फॉस्फोलिपिड, आपके अभी बुक में नहीं दिया है लेकिन आगे चल के आप पढ़ोगे फॉस्फोलिपिड, और अभी भी पढ़ोगे एक्चुअली, आप फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में आपको पढ़ाऊंगी अभी, जो कि सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। तो लिपिड्स फॉस्फोलिपिड की बनी होती है और प्रोटीन की बनी होती है। अब इसको मैंने आपको बोला ना, ये पॉइंट मैं आपको उसके बाद समझाती हूँ। सो इट हेल्प सेल टू कम्युनिकेट विद सराउंडिंग एंड नेबरिंग सेल्स। इसका मतलब ये है कि जो ये प्रोटीन होता है ना, इसका काम क्या होता है कि ये जो लिपिड की, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है। मतलब कि आप फॉस्फोलिपिड का डायग्राम मैं आपको समझा देती हूँ पहले। ये कुछ ऐसा होता है, ये इसका हेड होता है और ये इसकी टेल होती है। ये जो हेड पार्ट का होता है, ये होता है हाइड्रोफिलिक, इसको पानी से बहुत प्यार होता है, इट्स वाटर लविंग, ठीक है। और ये जो इसका टेल पार्ट होता है, ये होता है हाइड्रोफोबिक। फोबिक लिख देती हूँ, समझ जाना। चलो लिख ही देती हूँ, हाइड्रो क्या ही कंजूसी करूं। तो ये फॉस्फोलिपिड का डायग्राम है। ये जो हेड पार्ट होता है, ये सराउंडिंग जहाँ पे वाटर होता है उस एरिया को फेस करता है, और ये पार्ट अंदर को रहता है। तो जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है ना, ये लिपिड की, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है। बहुत सारी फॉस्फोलिपिड ऐसे लगी रहती हैं। ये अभी हम आगे जब फ्लूइड मोज़ेक पढ़ेंगे उसमें डायग्राम अच्छे से बना के बनाऊंगी। तो ऐसे ही यहाँ पे भी बहुत सारे लगे रहते हैं। तो ये लिपिड की बाइलेयर होती है। तो इसके बीच में यहाँ पे प्रोटीन, या तो बीच में यहाँ पे ऐसे लग, मैंने तो डायग्राम ही खराब कर दिया, आई होप कि तुमने बना लिया हो। या तो यहाँ पर रहेगा या सरफेस पर रहेगा, या आप 11th में जाके पढ़ोगे, इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन। तो अभी इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सो ये प्रोटीन का काम होता है, इट्स लाइक द डोरबेल। आपके घर पे अगर दरवाजा ना हो, डोरबेल ना हो, तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन आ रहा है, किसको अंदर आना है, आपसे बात करनी है, आपको कोई बुला रहा है बाहर, कुछ काम है, या ऑल दीज थिंग्स। तो ये पॉइंट है ना, ये प्रोटीन ही हेल्प करता है। प्रोटीन जो होता है वो दूसरे सेल से कोई सिग्नल आ रहा है, फॉर एग्जांपल वो डिवाइड करने के लिए बोल रहा है, तो वो आएगा, एंड सेल मेम्ब्रेन पे जो ये प्रोटीन की बाइलेयर होती है, यहाँ पे प्रोटीन होता है, प्रोटीन को सिग्नल मिलेगा, वो उसके बाद उसको अंदर पास ऑन करेगा कि वो तो बगल वाला तो डिवाइड होने के लिए बोल रहा है, तो उसके बाद फिर ऐसे ये काम करता है, समझ रहे हो। तो प्रोटीन का यहाँ पे काम होता है। प्रोटीन इज लाइक द गेट कीपर, जो कि मैंने आपको पहले भी बोला था जब मैं आपको स्ट्रक्चर पढ़ा रही थी, कि आप सेल मेम्ब्रेन को एज अ गेट कीपर या सिक्योरिटी गार्ड समझो। आई होप इट मेक सेंस। आप एक बार देख लो, नोट्स बना लो, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। चलो अब हम पढ़ते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि सिंगर और निकोलसन ने दिया था इन 1972। हम थोड़ा इसका पीछे का समझते हैं कि क्यों इसकी नीड हुई, मतलब ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की नीड क्यों हुई, क्यों इसको समझना पड़ा हमको, हम सिंपल क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। तो देखो, पहले जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं डिस्कवर हुए थे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1950s में डिस्कवर हो रखे हैं, तो उसके पहले साइंटिस्ट को ऐसा लगता था कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, वो भी हार्ड होती है, रिजिड होती है। देन जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आए, तो उससे उन्होंने जब देखा, अच्छे से पढ़ा, तो उनको समझ में आया कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, उसका जो नेचर होता है ना, वो कुछ लचीला होता है। लचीला इन द सेंस कि बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं होगा
और बहुत ज्यादा फ्लूडी भी नहीं होगा, बहुत ज्यादा पानी पानी भी नहीं होगा। तो इट्स लाइक आप समझ सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी कुछ हनी टाइप्स, यू नो। तो इसलिए उन्होंने बोला, सिंगर एंड निकोलसन ने बोला कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड की बाइलेयर होती है। जैसे मैंने आपको बोला कि सेल मेम्ब्रेन किस चीज से बनी होती है, लिपिड से और प्रोटीन से। तो उन्होंने बोला कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो होती है आपकी क्या, लिपिड की बाइलेयर। डायग्राम मैं आपको समझाती हूँ, सब पहले डायग्राम ही बना लेते हैं, तुम भी बना लो एंड एग्जाम में आएगा तो डायग्राम भी बना के आना। हमको बनाना है लिपिड की बाइलेयर, तो हम इसको समझते हैं कि ये हमने अभी फॉस्फोलिपिड का डायग्राम बना के मैंने आपको दिखाया था, तो वैसे ही बनाना है। दिस इज फॉस्फोलिपिड, दिस इज फॉस्फोलिपिड, दिस इज फॉस्फोलिपिड एंड फॉस्फोलिपिड, बहुत सारी ऐसे चेन सी होती है, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड ज्यादा ही नीचे बना दिया मैंने। बना रहे हो ना तुम लोग, ठीक है, बनाते रहो, ठीक है, मेरे साथ साथ। दिस इज फॉस्फोलिपिड, 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 फॉस्फोलिपिड एंड फॉस्फोलिपिड, ठीक है। ऐसे ही समझ लो, तुम्हारी बुक में डायग्राम दिया है, अच्छा दिया है, उसमें से बनाना। तो हमने बोला ये जो दो हैं, ये है आपके लिपिड की बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर। तो इसके बीच में होते हैं प्रोटीन। देखो प्रोटीन बीच में ऐसे भी धसे होते हैं, कभी कभी ऐसे भी धसे होते हैं, कुछ प्रोटीन ऐसे सरफेस पे भी होते हैं। मैंने क्या बोला, प्रोटीन को आपको समझना है सिक्योरिटी गार्ड, गेट कीपर या दरवाजा, जहां से इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। ये है क्या, प्रोटीन। देखो आप 11th में जाओगे तो आप पढ़ोगे कि इसको इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, इस थोड़ा डिटेल स्ट्रक्चर बन जाता है वहां पे जाके। बट अभी हमको इतना डिटेल में नहीं जाना है, आप बस इसको ऐसे समझो। ओ आई गेस इसके पहले आई डोंट नो आपको कैसे आवाज आ रही होगी, चलो एडजस्ट कर लेना, आई होप कि अच्छी आवाज आ रही हो। तो फैन, आई एम सो सॉरी, आई एम सो क्लमजी। बट ठीक है, मैं क्या बोल रही थी कि ये है आपका, इसको आप ऐसे समझो कि लिपिड की बाइलेयर है, इसके बीच में प्रोटीन एम्बेडेड है। तो वही ये बोल रहा है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड की बाइलेयर होती है। हमने देखा कि बाइलेयर होती है, इसका क्वासी फ्लूइड नेचर होता है। क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन बाइलेयर। हमने बोला कि जो लिपिड का जो नेचर होता है वो क्वासी फ्लूइड होता है। क्वासी फ्लूइड को आप ऐसे समझो हनी टाइप्स, मतलब बहुत ज्यादा लचीला, ना बिल्कुल पानी जैसा और ना ही बिल्कुल हार्ड कठोर पत्थर जैसा। इट्स लाइक इसको आप ऐसे समझो, अगर आपने कभी लेक देखी होगी, मैं उत्तराखंड से हूँ, हल्द्वानी से हूँ, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तो मैं नैनीताल गई हूँ। तो अगर तुम नैनीताल नहीं गए हो तो तुम वीडियोस वगैरह में देखा होगा, या इमेजिन ही कर लो कि एक लेक होती है एंड लेक में ना पानी हल्का हल्का हिलते रहता है। तो वहां पे जो बोट्स लगी होती हैं वो भी हल्की हल्की हिलती रहती हैं पानी के हिसाब से। तो इसको वही समझो, वहां पे जो पानी है वो है आपका लिपिड, और वहां पे जो बोट्स हैं वो है आपके प्रोटीन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इट्स मेकिंग सेंस और तुम भूलोगे नहीं। एंड उसके बाद हमने देखा कि जो फॉस्फोलिपिड की मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें प्रोटीन एम्बेडेड होता है बिटवीन देम, जैसे मैंने बोला ये। तो ये जो होता है ना, ये साइडवेज मूव भी करते रहते हैं। इनका जो ये फॉस्फो जो इसका हेड पार्ट होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है, इसको पानी से प्यार होता है, ये बाहर की तरफ होता है। और ये जो इसका टेल पार्ट होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है, ये अंदर की तरफ होता है, इसको पानी को फेस नहीं करना होता। सो दैट्स द होल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। एंड इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो भी इसका ट्रांसपोर्ट, कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं सब्सटेंस अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और ये चीजें आपके आगे जाके भी काम आएंगी, आप केमिस्ट्री वगैरह में भी आप देखने को मिलेंगी। एंड आगे काफी जगह पे आप एक्टिव पैसिव ऑस्मोसिस डिफ्यूजन पढ़ते ही रहोगे, तो अभी उसको क्लियर कर लेते हैं। चलो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो हमारा जो भी प्रोटीन होता है वो कैसे मूव करता है क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे हमने बोला कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी गेट कीपर जो हमारा है, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन वगैरह लेके आ रहा है दूसरे सेल से दूसरे, एक सेल से दूसरे सेल को कम्युनिकेट करने में हेल्प कर रहा है, तो वो कैसे मूव करता है। आपकी बुक में ये दिया भी है, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो अच्छे से देखना। हम पहले फ्लो चार्ट की हेल्प से समझते हैं एंड देन उसके बाद हम लोग इसको अलग से वैसे समझेंगे एक्टिव पैसिव डेफिनेशन वाइज, ठीक है। तो हम इसका एक फ्लो चार्ट बना रहे हैं, आप भी बना लो, कभी भूलोगे भी नहीं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दो टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है, प्रोटीन के। एक तो होता है पैसिव, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एंड दूसरा होता है एक्टिव, दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में आपको कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती, ये जैसे ये है, ठीक है।
अब ये इसके अंदर कंसंट्रेशन, फॉर एग्जांपल इधर किसी भी चीज की कंसंट्रेशन है इतनी, ओके, एंड इधर कंसंट्रेशन है बहुत कम, तो ये हाई से लो जाएगा। ठीक है, ये पैसिव है, यहाँ पे कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, किसी भी प्रकार की कोई एटीपी यहाँ पे यूज नहीं होती, रोकड़ा। एंड एक्टिव में सेम, यहाँ पे कंसंट्रेशन लो से हाई होती है, यहाँ लो है, इधर बहुत ज्यादा है, तो इसकी कंसंट्रेशन ऐसे होगी, तो यहाँ पे हमको एनर्जी देने की जरूरत होती है, हमको पैसे की जरूरत होती है, एनर्जी लगती है, एटीपी लगती है यहाँ पे। उसके बाद पैसिव से आगे आपने सुना होगा डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, दोनों सेम ही चीज है ऑलमोस्ट, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम समझेंगे। ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, एंड डिफ्यूजन। उसके बाद ऑस्मोसिस के भी दो टाइप के होते हैं, एंडो ऑस्मोसिस, एंडो ओ लिख रही हूं, समझ जाना, ठीक है, और ये है एक्सो ऑस्मोसिस, तुम पूरा लिखना भाई, एक्सो ओ। देखो एंडो से ही समझ में आ रहा एंटर, और एक्स से समझ में आ रहा एग्जिट, बाहर। ठीक है, ये एक फ्लो चार्ट टाइप्स है, एंड अब हम इसको थोड़ा वैसे अच्छे से समझते हैं। जैसे मैंने बोला पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है उसमें कंसंट्रेशन जो होती है वो हाई से लो होती है, हाई से लो जा रहा है तो यहाँ पे कोई एनर्जी यूज नहीं होती। एक्टिव में वही जो कंसंट्रेशन होती है वो लो टू हाई होती है, यहाँ पे एनर्जी की जरूरत होती है। उसके बाद ऑस्मोसिस हमने बोला, ऑस्मोसिस भी हमने बोला कि ये है तो एक पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसमें कंसंट्रेशन लो से हाई ही होगी, सॉरी हाई टू लो, हाई से लो होगी और यहाँ पे भी हाई से लो होगी, लेकिन दोनों फिर भी डिफरेंट चीज है, कैसे आगे समझते हैं। एंड ऑस्मोसिस भी दो टाइप का होता है, एंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस। एक बार देख लो एंड खुद से ही बना लेना, इतना अच्छे से समझा रही हूँ, अगर खुद से नहीं बना सकते तो क्या फायदा मेरे पढ़ाने का। तो चलो ठीक है, ये फ्लो चार्ट थोड़ा सा बना लो, मैंने पूरे बोर्ड में ही बना लिया, तुमको इतना पेज बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, छोटा सा बनाओ, इतनी सी एरिया में आ जाएगा। अब हम इसको पढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको फ्लो चार्ट से समझाया कि एक्टिव और पैसिव होता है, पैसिव में कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे आता है, वहीं एक्टिव पे लो से हाई जाता है। इफ यू कैन सी, मैंने आगे डायग्राम से समझाया था, तो आई डोंट थिंक सो यहाँ पे मुझे डायग्राम बनाने की जरूरत है, वरना बना भी सकते हो, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक ये बना दो, अंदर पे थोड़ी कंसंट्रेशन आप ज्यादा दिखा दो, बाहर पे कम दिखा दो। यहाँ से अगर यहाँ जा रहा है, हाई से लो जा रहा है, तो दिस इज पैसिव। एंड वहीं एक्टिव पे अगर आप बनाओ कि अंदर चलो ज्यादा है, बाहर कम है, बाहर से अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे एनर्जी की हमको रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे हमको एटीपी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने बोला एनर्जी यहाँ पे जरूरत नहीं है, उधर पे एनर्जी रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे स्लो मूवमेंट है, अब आप बोलोगे कि यार हाई से लो जा रहा है, जल्दी जल्दी जाएगा, स्लो मूवमेंट कैसे है, यहाँ पे तो फास्ट मूवमेंट होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। अब इसको आप ऐसे समझो कि यहाँ पे एनर्जी नहीं है, एटीपी की, एटीपी एटीपी कुछ खर्च नहीं हो रही है, ऐसे ही काम हो रहा है, ठीक है, और वहां पे एटीपी खर्च हो रही है। अब तुम्हारे घर पे कोई है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे घर पे कोई काम करने आ रखा है, और या तुम किसी के घर काम करने गए हो, चलो ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करोगे तो काम ही करना पड़ेगा, ठीक है, तो तुम गए हो किसी के घर में काम करने के लिए। अब तुम्हारा मालिक तुमको बोल रहा है कि देखो ऐसा है कि तुम्हें पैसा मिलेगा, ये झाड़ू पोछा कर दो। तुम फटाफट करोगे कि यार अभी पैसा मिल रहा है, फटाफट काम करते हैं, तो फटाफट काम करोगे, तो यहाँ पे रैपिड मूवमेंट हो रही है। अब तुम्हें कोई बोल रहा है कि यार, तुम्हारी मम्मी बोल रही है कि चल झाड़ू पोछा मार दे, और तुम्हें पता है पैसे भी मिलने हैं नहीं, तुम धीरे 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 लगे रहोगे, लगे रहोगे, लगे रहोगे। तो वही ये कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही आप इसको याद रखना कि पैसे पे पैसे नहीं मिल रहे हैं, मम्मी घर पे झाड़ू मरवा रही है, तो काम हम धीरे धीरे करेंगे, बाहर किसी के घर पे काम कर रहे हैं, पढ़ाई वढ़ाई करेंगे नहीं, पास पास होंगे नहीं, तो फिर हमें दूसरों के घर काम करने जाना पड़ेगा। अब काम करने जाएंगे वहां तो मालिक पैसा देगा झाड़ू पोछे के, तो हम जल्दी जल्दी करेंगे कि पैसे जल्दी जल्दी हाथ में आ जाए। तो वैसे ही समझो, ये एग्जाम्पल आपकी बुक में नहीं है, अभी आपके सिलेबस में भी आई डोंट थिंक सो, आगे मैंने इतना पढ़ा नहीं है अभी आपका सिलेबस, बट ये मेरा 11th में था। 11th में ये चीजें आप फिर से पढ़ने वाले हो, एक एक चीज ऐसे ही सीरीज पे आप पढ़ोगे। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो वहां पे एग्जाम्पल सोडियम पोटेशियम पंप का, अभी कुछ मत समझो, बस याद कर लो, करना है तो करो, नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके एग्जाम्पल सिंपल वाटर मॉलिक्यूल्स एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो भी है, वो इसके एग्जाम्पल। एक्टिव तो वहां पे खत्म होता है, पैसिव को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। पैसिव में देखो ऑस्मोसिस होती है, डिफ्यूजन होता है। ऑस्मोसिस की अगर मैं बात करूं तो ऑस्मोसिस में आपको पानी याद रखना है, पानी और सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ओके, ऑस्मोसिस में सिर्फ पानी की बात होगी, ओनली वाटर। जैसे ये है, पैसिव है तो हाई से लो ही जाएगा, एनर्जी रिक्वायर नहीं हो रही है। जैसे ये आपकी सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है और बाहर है, हाई से लो गया, दिस इज ऑस्मोसिस। ये वाटर की बात हो रही है, ठीक है। एंड अगर यहां पे से इधर गया, अंदर ही अंदर, तो ये है डिफ्यूजन। ये क्या है,
डिफ्यूजन, ये यहाँ पे वाटर की बात हो रही है, ओके, ओनली वाटर की बात हो रही है। वही ऑस्मोसिस मैंने लिखा है मूवमेंट ऑफ वाटर, और ये मैंने बड़ा बड़ा रेड स्केच से लिखा है सो दैट तुम्हें याद रहे। ऑस्मोसिस मतलब वाटर, डिफ्यूजन में पार्टिकल्स, सॉलिड लिक्विड गैस आ जाते हैं, जो उसमें गैस के पार्टिकल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हाई है, इधर लो है, तो इधर से इधर CO2 का या O2 पार्टिकल्स जो होते हैं, इनका आना जाना, ये है आपका डिफ्यूजन। एंड यहाँ पे वाटर की बात हो रही है, वाटर का सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन से अंदर बाहर जाना इज ऑस्मोसिस, अंदर ही अंदर है तो डिफ्यूजन, लेकिन ये भी अंदर बाहर जा सकती है, जो गैसेस के पार्टिकल्स वगैरह होते हैं वो जा सकते हैं। तो आप इसको ऐसे समझो। अब मैं इसका एक और एग्जांपल आपको देके समझती हूँ। आप समझो कि आपने परफ्यूम डाला, ठीक है, आपने परफ्यूम डाला एंड परफ्यूम का उसमें जो भी आपके परफ्यूम के पार्टिकल्स हैं, O2 है, CO2 है, जो भी इधर है, वो पूरे कमरे में फैल गई। तो वो आपका एग्जाम्पल है डिफ्यूजन का, वो पूरे कमरे में फैल गई। वहीं आप कुछ किशमिश लो, रेजिन्स, और उसको पानी में भिगा दो, अंग्रेजी मीडियम के बच्चे उसे पानी में भिगा दो एंड अगले दिन आप देखोगे वो फूल गई है। तो वो जो वाटर है वो उसके जो उसकी मेम्ब्रेन है, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन जो है रेजिन की, उसके अंदर घुस चुका है, वो फूल चुका है। तो उसको वैसे ही आपको समझो, ठीक है। एंड ये भी दो टाइप के होते हैं, एंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस। एक्सो मतलब मैंने आपको बोला एग्जिट, जहाँ पे बाहर जा रहा है, सेल से अगर बाहर जा रहा है तो, और एंडो मतलब कि बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है, वहां से अंदर आ रहा है, ठीक है, बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है, वहां से अंदर आ रहा है एंडो। एंड एक्सो अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है, वहां से बाहर जा रहा है, तो ये है एक्सो। एक्सो मतलब एग्जिट, एंडो मतलब एंटर। आई होप इट मेक सेंस। यहीं पे हमारा जो सेल मेम्ब्रेन वाला पार्ट है ये रैप अप होता है, काफी लंबा खिंच चुका है। इसके बाद सेल वॉल छोटू सा है, उसको पढ़ते हैं, बहुत छोटा दिया है, उसके फंक्शन वगैरह पढ़ेंगे, इतना सही है, तो जल्दी से उसको रैप अप करते हैं। मेरा फोन ना एक्चुअली गिर गया, अब मैंने फिर से एडजस्ट करा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत पहले से और अब के बीच में थोड़ा एंगल का डिफरेंस है, पर ठीक है, तुम्हारी पढ़ाई से मतलब होना चाहिए। तो अब हमारा लास्ट टॉपिक है जो कि सेल वॉल। आज का लेक्चर मुझे लगता है लंबा बन गया, बट ठीक है, तुम देखना, कल का बहुत छोटा था, तो वो वार्म अप था, आज थोड़ा अच्छे से, एंड आई थिंक तुमको इंटरेस्ट भी आया होगा पढ़ने में, मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आ रहा है। तो डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन पे ये लेक्चर देखने के बाद कि तुमको कैसा लगा, चीजें समझ में आई, नहीं समझ में आई, मेरे एग्जाम्पल्स कैसे लगे। तो स्टार्ट करते हैं। सेल वॉल बहुत इजी है। हमने जैसे बोला कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है उसके बाहर पे जो ये कवरिंग होती है इसको हम बोलते हैं सेल वॉल, और ये है हमारी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो हमने बोला कि एडिशनल कवरिंग है सेल मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन की एडिशनल कवरिंग है। उसके बाद हमने बोला ये रिजिड होती है और परमिएबल होती है, जैसे मैंने आपको बोला नॉन लिविंग रिजिड होती है, हार्ड होती है, और ये परमिएबल, देखो हमने इससे पहले सेल मेम्ब्रेन पढ़ा, हमने बोला वो सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, क्या ये सेलेक्टिव होता है? नहीं, ये परमिएबल होता है बट सेलेक्टिव नहीं होता है। होता है परमिएबल बट सेलेक्टिव नहीं होता है, जैसे सेल मेम्ब्रेन होती है, बहुत चूजी होती है, क्या अंदर जाएगा क्या नहीं जाएगा, उतना वो नहीं होता है, पोरस होता है, इससे वाटर और न्यूट्रिएंट्स आसानी से अंदर चले जाते हैं। उसके बाद इसका फंक्शन होता है कि ये स्ट्रक्चरल, क्योंकि ये हार्ड है, जैसे मैंने बोला प्लांट सेल में ही होता है, ठीक है, ये एनिमल सेल में नहीं होता है। तो प्लांट्स रिजिड मतलब प्लांट्स जैसे खड़े हैं वैसे खड़े के खड़े रहेंगे, फर्म रहेंगे, वो बिल्कुल स्टिफ रहेंगे। तो ये उनको सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं, उनका जो इसका जो रिजिड स्ट्रक्चर होता है वो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं कि वो जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहें। उसके बाद ये बैरियर भी प्रोवाइड करवाता है, जो बाहर से मैक्रोमोलिक्यूल्स वगैरह अंदर जा रहे हैं उनसे ये बैरियर प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि थोड़ा बहुत परमिएबल तो है ना। एंड उसके बाद ये प्रोटेक्शन देता है, जैसे मैंने आपको बोला, एंड ये प्लांट्स को सीधे खड़े रहने में हेल्प करता है, टू हेल्प प्लांट स्टे अपराइट। उसके बाद ये पॉइंट आप सोचो, सेल वॉल की जो परमिएबिलिटी होती है वो प्लांट की रूट्स को वाटर और न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब करने में हेल्प करती है। जैसे मैंने बोला कि ये परमिएबल होता है बट सेल मेम्ब्रेन की तरह सेलेक्टिवली परमिएबल नहीं होता। तो अब जैसे मिट्टी से जो नीचे प्लांट की रूट में मिट्टी होती है, वहां से मिट्टी के थ्रू वो पानी और न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करके अंदर ले जाते हैं। तो क्या मिट्टी के अंदर जितना कुछ है वो सब अंदर चला जाता है? नो, ये जो उसकी परमिएबिलिटी होती है वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स को अंदर जाने देती है। उसके बाद का काम जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो देख लेती है कि क्या अंदर जाएगा क्या नहीं जाएगा, क्योंकि वो सेलेक्टिवली परमिएबल है। ये परमिएबल है बट पोरस है, सेलेक्टिव नहीं है। उसके बाद इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं। प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, आगे जाके भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि याद कर लो। रोज प्लांट्स को देखते हो रोज याद कर लो कि अच्छा ओके, ये जो प्लांट की सेल वॉल है ये तो सेल्यूलोज की बनी हुई है। सेल्यूलोज हमारे डाइट में भी होता है, वो हमको रफिश प्रोवाइड करवाता है। रफिश इज बेसिकली डाइटरी फाइबर्स एंड वो हमारी डाइजेशन में हेल्प करता है। उसके साथ ही बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया आर प्रेजेंट एवरीवेयर एवरीवेयर। आप एक मिट्टी में हैंडफुल ऑफ सॉइल ले लो, आप वहां पे देखोगे थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया, हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया हैं। तो आप ऐसे याद कर लो, अच्छा मेरा हाथ है, बैक्टीरिया तो इसमें होंगे ही। इसकी जो सेल वॉल होगी वो कैसे बनी होगी? वो बनी होगी पेप्टिडोग्लाइकन की। फंगल की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट,
मतलब बाद में नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट, एंड अभी भी तुम में से कुछ बच्चे मेडिकल में जाएंगे आगे, तो पढ़ लो, ठीक है। प्लांट की बनी होती है सेल्यूलोज की, बैक्टीरिया की बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की, फंगल की बनी होती है काइटिन की। उसके बाद मैंने इधर एक चीज लिखी है, तो आप इसको देखो। ये वैसे मैंने आपको बता भी दिया है, बट आप देख भी लो कि जो एनिमल होते हैं उसमें सेल वॉल नहीं होती है, वो अपना शेप इजीली चेंज कर सकते हैं, जैसे डब्ल्यूबीसी का मैंने आपको आगे समझाया था। उसके बाद ही हमने बोला जो इसकी सेल्यूलर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो इसका शेप चेंज करने की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो उसकी ओवरऑल मूवमेंट और एनिमल टिश्यू की फंक्शनिंग को सपोर्ट करती है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। ये तो बहुत नीट एंड क्लीन स्लाइड बन गई है। अगर आपको नोट्स बनाने हो तो आप लिख लो। वैसे तो आपका ये चैप्टर मैं थोड़ा लेट स्टार्ट कर रही हूँ, अभी तक स्कूल्स में हो गया होगा, बट बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा होता है, वो एग्जाम के पहले ही देख लेते हैं। अब तो आप 9th में चले गए हो, तो आपका पूरा ही सिलेबस आएगा, आगे से लेके पीछे तक का पूरा आएगा। तो इट्स गुड कि अभी आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स नहीं हुए होंगे, उसके लिए तैयारी करनी होगी। और पढ़ो यार, देखो ना, पढ़ो। मतलब कि आप 8th के जैसे नहीं चलेगा, जो आपको नोटबुक में है वही आपको पढ़ना है। नो, यहाँ पे टीचर्स अपने हिसाब से क्वेश्चन फ्रेम करके भी देंगे, और अगर आप अच्छा नहीं करो आपको फेल भी कर देंगे। 8th तक का तो कोई बच्चा फेल होता नहीं है, कंपार्ट आती नहीं है। यहाँ पे कंपार्ट भी आ जाते हैं, आपके बच्चों की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे आपके फ्रेंड्स की, और आप कंपार्ट के पेपर ही दे रहे होगे, बेइज्जती भी होती है ना। तो इट्स गुड कि आप पढ़ो, एंड इतना टफ नहीं है पास होना। एंड या आज के लिए इतना ही। कल हम जो सेल का इंटीरियर वाला पार्ट है, जैसे हमने स्ट्रक्चर ऑफ सेल में पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा बताना, थोड़ा लंबा शायद हो गया होगा, बट ठीक है। 2x पे भी देख सकते हो, अगर आपने नोट्स बना रखे हैं, नहीं बना रखे तो 1x पे देखो, या थोड़ा 1.5 तक देखो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। पहले का लेक्चर भी रिवीजन करना, और ये तो आज अच्छे से पढ़ना, काफी कुछ याद करने को है। बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।